27 अक्टूबर 1947 रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का सियाह और बदनसीब दिन। डोगरा राज की 100 साला गुलामी के बाद भारतीय नौआबादियाती जबर का आगाज हुआ। कुदरती हुस्न और सकाफती तनव्वो की मालिक रियासत कश्मीर की आबादी तक़सीम हिंद के वक्त 80% मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। मौजूदा पाकिस्तान के इलाकों पर कश्मीर का दिफाई और तिजारती इन्हिसार और सकाफती और लिसानी असरात सदियों पर मुहित थे। रियासत के महाराजा हरि सिंह ने उन तारीखी अवामिल और आवाम की ख्वाहिशात के ज़ेर असर पाकिस्तान से इल्हाक के बजाय इंडियन यूनियन में शमूलियत का मुतनाज़ा फैसला किया। ये फैसला इस हवाले से गैर फितरी और गैर जमहूरी था कि कश्मीरियों में भारत से इल्हाक की जर्रा बराबर ख्वाहिश और मुतालिबा मौजूद न था। इसके बरक्स रियासती असम्बली परिजा सभा में मुसलमानों की अक्सरियती नुमाइंदा जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 19 जुलाई 1947 को कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर कर चुकी थी। इस हकीकत का तस्करा बहुत कम किया जाता है कि महाराजा कश्मीर के हिंदू वजीर आजम रामचंद काक और मारूफ कश्मीरी सहाफी और सियासी रहनुमा पंडित प्रेम नाथ बजाज कश्मीर के पाकिस्तान में शमूलियत के हामी थे। शख्सी मफादात और सियासी फरेब के तहत 27 अक्टूबर के मुआहिदे की कानूनी और आईनी हैसियत हमेशा मुतनाज़ा रही है। इन हकाइक को जानने से कबल महाराजा के खानदान के कश्मीर का मालिक बनने की वजूहात और नताइज को जानने के लिए हमें एक सदी पीछे जाना होगा। 1846 में एंग्लो सिख लड़ाई में रंजीत सिंह के वारिसों को अंग्रेजों ने फैसला कुन शिकस्त से दो चार किया। उनकी कामयाबी के दीगर अवामिल में लाहौर दरबार के एक आला ओहदेदार की साजिश और गद्दारी का भी हाथ था। सूबा जम्मू के हाकिम गुलाब सिंह ने इस वफादारी के एवज बदनामे जमाना मुआहिदा अमृतसर के जरिए कश्मीर का सौदा किया। जबर और गुलामी के इस दस्तावेज में कश्मीर की जमीन और बासियों की किस्मत 75 लाख नानक शाही में बेच दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डनिज ने एक खत में गुलाब सिंह को एशिया का सबसे बड़ा बदमाश करार दिया। इस बदमाश ने खुद को कश्मीर की तमाम जमीनों का मालिक करार दिया। अंग्रेजों को अदा की गई रकम कश्मीरियों पर भारी टैक्स लगाकर पूरी की। मुस्लिम अक्सरियती रियासत में तमाम कलीदी ओहदे जम्मू के डोगरों, वादी के पंडितों और हिंदुओं को सौंप दिए। मुसलमानों के हिस्से में जबरी बेगार और अफलास के सिवा कुछ न था। वॉल्टर लॉरेंस के मुताबिक कश्मीरियों के हालात इनकलाब फ्रांस से कबल जबरो अफलास से भी बदतर थे। इसी का नतीजा 13 जुलाई 1931 के खूनी वाकयात ने कश्मीर में बगावत की राह हमवार की। उन्नीस 1941 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 93% कश्मीरी अनपढ़ थे। 1944 में रियासत कश्मीर के बाशिंदों की फी कस आमदनी 11 रुपए थी। 40% कश्मीरी बेजमीन थे। महाराजा कश्मीर की अफवाज पर सालाना 50 लाख रुपए के इखराजात आते थे, जबकि रियासत में सेहत, तालीम, ज़राअत, सनत व हरफत, मवासलात और आपाशी का सालाना बजट सिर्फ 36 लाख रुपए था। 14 अगस्त 1947 को बर्रे सगीर में नौ आबादियाती निजाम का खात्मा हुआ, मगर मकबूजा कश्मीर में इस निजाम की नई शक्ल की राह हमवार की जा रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और वीपी मेनन रियासत कश्मीर को इंडियन यूनियन में जम करने के लिए दरपर्दा सियासी और सफारती हरबों को बरुए कार ला रहे थे। मुबस्सिरीन के नजदीक माउंटबेटन का दौरा कश्मीर और 25 जुलाई 1947 को चैम्बर ऑफ प्रिंस से खिताब के पीछे एक मखसूस हिकमत अमली कार फरमा थी। इसका मकसद कश्मीर समेत देसी रियासतों को धौंस और धांधली से
भारतीय यूनियन का हिस्सा बनाना था। जोसेफ कार्बल के मुताबिक पंडित नेहरू का अगस्त 1947 के पहले हफ्ते में उनके कश्मीर के दौरे का ऐलान रियासत को हथियाने की कोशिश और ख्वाहिशों का इजहार था। नेहरू और कांग्रेस की सोच के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट रियासत कश्मीर का वजीर आजम रामचंद्र काक था। उसने महाराजा को जोग्राफियाई और तहजीबी गुर्बत की वजह से पाकिस्तान से इल्हाक का मशवरा दिया था। कांग्रेस और पंजाब की देसी रियासतों के नवाबों के दबाव और गांधी के दौरे कश्मीर का नतीजा काक की 11 अगस्त 1947 को बरतरफी की सूरत में निकला। दूसरी तरफ कश्मीर तक जमीनी रसाई के लिए माउंटबेटन और पंजाब बाउंड्री कमीशन के सरबराह रेडक्लिफ की मदद से गुरदासपुर का इलाका पहले ही भारत में शामिल किया जा चुका था। 27 अक्टूबर 1947 को कर्नल देवान सिंह की क़यादत में सिख बटालियन ने श्रीनगर में कदम रखा। महाराजा कश्मीर 2 दिन कबल श्रीनगर से फरार हो चुका था। रियासत पर अपना कंट्रोल खो देने और दारुल हुकूमत से भागने के बाद उसके पास कश्मीर का इल्हाक करने का कानूनी हक खत्म हो चुका था। मुमताज बरतानवी मुसन्निफ एलिस्टर लैम मुआहिदा इल्हाक की दस्तावेज में तारीखों का मुख्तलिफ होना और टाइप शुदा मुसव्वदे में अगस्त को काट के हाथ से अक्टूबर लिखने को जाल साजी से ताबीर करता है। आलमी अदालत इंसाफ के साबिक सीनियर जज सर जेराल्ड मारिस ने 1949 में इस इल्हाक के कानूनी और आईनी हैसियत पर 4 बुनियादी और ठोस एतराजात उठाए। उनके मुताबिक महाराजा इल्हाक के वक्त आजाद नहीं थे, यानी वो भारत के फौजी और सफारती दबाव के ज़ेर असर था। दूसरा, महाराजा के पास इल्हाक को यकीनी बनाने के लिए रियासत का कंट्रोल नहीं था। उनके खिलाफ अपने ही लोगों ने बगावत करके आजाद हुकूमत कायम कर ली थी। तीसरा, इल्हाक की पेशकश मशरूत तौर पर कबूल की गई थी, यानी मुकम्मल इल्हाक को लोगों की मर्जी और राय से मशरूत किया गया था। चौथा, पाकिस्तान ने महाराजा के साथ कायमा मुआहिदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की थी। बैरिस अपनी राय में कश्मीर का मौजना बैलेटिक्स की रियासतों से करते हुए कहा कि जायज इल्हाक न होने की सूरत में ये दरअसल फौजी ताकत के बलबूते पर एक तरह का कब्जा था। हिंदुस्तान आलमी रायआमा को गुमराह करने के लिए ये जवाब पेश करता रहा कि 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों की कश्मीर आमद ने महाराजा को भारत से इल्हाक पर मजबूर किया। तारीखी हकाइक और वाकयाती शवाहिद इस जवाब को बेबुनियाद साबित करते हैं। कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा के पहले फौजी मिशन के सरबराह जोसेफ कार्बल की किताब डेंजर इन कश्मीर के मुताबिक हिंदुस्तान की तक़सीम से कबल ही जम्मू को हिंदुस्तान से मिलाने वाली सड़क की तामीर और कश्तियों का पुल बनाना शुरू हो गया था। इसका मकसद फौजी रसाई को आसान बनाना था। 29 जुलाई 1947 को रोजनामा सिविल एंड मिलिट्री गजट में शाये होने वाली खबर में भी पठानकोट रोड की तामीर का बताया गया था। जोग्राफियाई गुर्बत के बाइस कश्मीर के डाखाना, तार और टेलीग्राम का सारा निजाम लाहौर और रावलपिंडी के जरिए बाकी मुल्क से मुंसलिक था। क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद कश्मीर की हुकूमत ने इसे दिल्ली के साथ मुंसलिक करके गोया एक तरह से मुस्तकबिल के इरादों का इशारा दे दिया था। अक्टूबर 1947 में शेख अब्दुल्ला, वीपी मेनन और महरचंद महाजन दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान खुफिया मुलाकातों में मसरूफ थे। शेख अब्दुल्ला की रिहाई और दिल्ली में गैर मामूली आवभगत का मकसद जूनागढ़ और हैदराबाद के बाद कश्मीर पर कब्जा जमाना था। इसकी अंदरूने खाना कोशिश के बारे में 13 अक्टूबर 1947 को रोजनामा डॉन की खबर इस बात का ऐलान कर रही थी कि भारत अनकरीब कश्मीर को हड़प करने वाला है। This matter could be affirmed or cancelled by the people of Kashmir according to their wishes. अगरचे कश्मीर का मुतनाज़ा इल्हाक शुरू में इस्तिस्वाब राय से मशरूत किया गया था, नेहरू और कांग्रेस ने लॉर्ड माउंटबेटन की इस्तिस्वाब राय की शर्त को महज दुनिया को दिखाने के लिए मंजूर किया था, मगर उनकी हकीकी सोच
اور مستقبل کے ارادوں کا اظہار معروف بھارتی دانشور اور صحافی کلدیپ نیر کی اس تحریر سے ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی میں نہرو کے ماؤنٹ بیٹن سے گفتگو کا ذکر کچھ یوں کیا ہے۔ ہندوستانی سپاہیوں کے کشمیر پر فوجی قبضے اور شیخ عبداللہ کی نیشنل کانفرنس کے اقتدار میں ہوتے ہوئے اس قدر پروپیگنڈا اور دباؤ ڈالا جائے گا کہ ایک عام مسلمان کو کبھی جرت نہ ہو سکے گی کہ وہ پاکستان کے حق میں رائے دے۔ کشمیر کو بھارتی نو آبادیاتی نظام کا حصہ بنانے والے مہاراجہ ہری سنگھ بھارتی بد عہدی کا پہلا نشانہ بنا۔ 29 جون 1949 کو اسے کشمیر کے تخت سے دستبردار ہونا پڑا۔ They first of all had to persuade my father to leave the state, which was a great shock to him because after all he had exceeded, and I remember saying that the Nizam fought against India and he became Raj Pramukh, and Maharaja Hari Singh exceeded and yet in a way he was exiled. کشمیر کے پرفریب الحاق کے بعد ہندوستان کے آئین میں آرٹیکل 370 کے ذریعے دفاع، کرنسی اور خارجہ امور کو چھوڑ کر کشمیر سے اندرونی خود مختاری کا وعدہ کیا گیا۔ بعد کے ادوار نے ثابت کیا کہ یہ یقین دہانی ایک آئینی فریب تھا۔ 14 مئی 1954 کو ایک صدارتی فرمان کے ذریعے آرٹیکل 370 میں پہلا نقب لگایا گیا۔ اس حکم نامے کے ذریعے ہندوستان کی حکومت کو ان شعبہ جات اور امور میں قانون سازی کا اختیار مل گیا جو کہ دلی معاہدے کے تحت کشمیر اسمبلی کو حاصل تھا۔ یہ آرٹیکل 1964 میں مزید بے معنی اور بے روح ہو گیا جب ہندوستانی آئین کی دفعات 356 اور 357 کو کشمیر پر لاگو کر کے صدر ریاست اور وزیر اعظم کشمیر کے عہدوں کا خاتمہ ہوا۔ پاکستان نے اس وقت بھی اقوام متحدہ میں اسے ہندوستان کے کشمیر کو ضم کرنے کی مذموم کوشش قرار دیا تھا۔ India was the first to destroy the atmosphere of moderation which was sought to be established between the two countries. India offered gratuitous provocation to Pakistan as much as to the United Nations when in December 1964 it proceeded to annex Kashmir so as to thwart forever the self-determination of the people of Kashmir. 23 جولائی 1975 اور 30 جولائی 1986 کے صدارتی احکامات نے آرٹیکل 370 اور بھارتی یقین دہانیوں کی ساکھ کو کاغذ کے ایک ٹکڑے تک محدود کر دیا۔ اس آرٹیکل کے بارے میں بھارتی حکمرانوں کی سوچ اور درپردہ مقاصد کو سمجھنے کے لیے پنڈت نہرو کی 27 نومبر 1963 میں لوک سبھا میں کی گئی تقریر ہی کافی ہے جس میں انہوں نے کہا، آرٹیکل 370 کی حیثیت ختم ہو رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس سمت میں گزشتہ برسوں کے کئی ایسے اقدام ہیں جن کی بدولت کشمیر اور انڈین یونین کا تعلق مضبوط ہوا ہے۔ کشمیر کا بھارت سے الحاق ہو چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کی حیثیت میں بتدریج کمی ہو رہی ہے اور ہم اس عمل کو جاری رکھیں گے۔ پنڈت نہرو سے ذاتی دوستی کا دم بھرنے والے شیخ عبداللہ کی عاقبت نااندیشی نے کشمیر کی قسمت پر غلامی کے سائے مزید گہرے کر دیے۔ 1951 میں کشمیر کا وزیر اعظم بننے اور 1952 میں معاہدہ دلی کو اپنی فتح سمجھنے والے شیخ عبداللہ کو 1953 میں توہین آمیز طریقے سے اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا۔ آنے والے 11 برسوں تک شیخ عبداللہ کو قید میں رکھ کر ہندوستانی سرکار نے بد عہدی اور سیاسی چال بازی کے ذریعے کشمیر کو یونین میں ضم کرنے کے عمل کو تیز کر دیا۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیتی ہیں۔ 1951 میں ہندوستان نے کشمیر میں نام نہاد قانون ساز اسمبلی قائم کی۔ یہ قدم اقوام متحدہ کی قراردادوں سے انحراف کی سوچی سمجھی کوشش کا آغاز تھا۔ پاکستان کی کوششوں سے 29 مئی 1951 کو ہندوستان کے نام خط میں اقوام متحدہ نے اسے استصواب رائے سے پیچھے نہ ہٹنے کی تلقین کی۔ ہندوستان نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے 1956 میں اسی اسمبلی سے کشمیر کا نیا آئین منظور کروا لیا۔ پاکستان کے سلامتی کونسل سے رجوع کرنے پر 24 جنوری 1957 کو سلامتی کونسل نے قرارداد نمبر 122 منظور کی۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ
ریاست جموں و کشمیر کا حتمی فیصلہ عوامی خواہشات کے مطابق اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ایک آزاد اور غیر جانبدار استصواب رائے کے ذریعے کیا جائے گا۔ سلامتی کونسل کی 30 مارچ 1951 کی قرارداد بھی اس کی تصدیق کرتی ہے اور یہ واقع کرتی ہے کہ دستور ساز اسمبلی کے قیام اور اس کے نتیجے میں اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم جو کہ ریاست کشمیر کے مستقبل اور الحاق کے بارے میں ہو یا پھر اس کی حمایت کے لیے اسمبلی میں شامل جماعتوں کا کوئی عمل، اوپر بیان کیے گئے اصول کے تناظر میں ریاست کشمیر کا حتمی فیصلہ نہیں ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے الیکشن ہمیشہ متنازع، مشکوک اور دھاندلی کے الزامات سے بھرپور رہے ہیں۔ 1951 کے پہلے نام نہاد الیکشن کے ساتھ اس وقت مذاق بن کر رہ گئی جب شیخ عبداللہ کی نیشنل کانفرنس نے اسمبلی کی تمام 75 نشستیں بلا مقابلہ جیت لیں۔ 1957 میں بخش غلام محمد نے اسی روایت کو برقرار رکھا اور بعد میں ہونے والے انتخابات میں بھارت نواز عناصر کو دھوکے اور دھاندلی سے مسلط کیا جاتا رہا۔ 1987 کے انتخابات میں دھاندلی کی انتہا کر دی گئی جس نے کشمیریوں کے ضبط کے بندھن کو توڑ دیا، اور 1988 میں تحریک آزادی کشمیر کی صورت میں ایسی تحریک شروع ہوئی جو آج تک جاری و ساری ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے بھارت نے کشمیر میں جمہوری اقدار کو روندنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مقبوضہ کشمیر میں 8 مرتبہ گورنر راج نافذ رہا۔ 1990 سے 1996 یعنی 6 سال تک غیر جمہوری صدارتی راج تلے کشمیر میں بربریت اور جبر کا ننگا کھیل کھیلا گیا۔ اسی عرصے میں غیر انسانی پبلک سیفٹی ایکٹ اور آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کے نفاذ کے ذریعے کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے 22 جون 2018 اور 8 جولائی 2019 کو انسانی حقوق کی رپورٹس میں ان قوانین کو غیر انسانی قرار دیا ہے۔ 5 اگست 2019 جب بی جے پی کی حکومت نے برسوں کی پیوند کاری سے بے معنی ہو جانے والے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا۔ अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा۔ दरअसल इस मुहिम का आगाज बीजेपी के हिंदुत्व नजरिए की बानी आरएसएस और हिंदू बालादस्ती के अलमबरदार प्रजा प्रदेश और जन सिंह ने 1953 में किया था। श्यामी प्रसाद मुखर्जी की क़यादत में इंतहा पसंद जमातों में कश्मीर पर जलगार की। वो आर्टिकल 370 के खात्मे और कश्मीर के मुकम्मल इंज़माम का मुतालबा कर रहे थे। मोदी हुकूमत ने इस एजेंडे की तकमील करके 27 अक्टूबर 1947 को कायम होने वाले नौ आबादियाती निज़ाम की तकमील का सामान कर दिया। कश्मीर पर नाजायज कब्जे के बाद हिंदुस्तान ने इसे एक मफतूहा इलाके की तरह इसका निज़ाम नौ आबादियाती तर्ज पर चलाया। 1947 से लेकर आज तक कश्मीर के 25 चीफ सेक्रेटरीज में से सिर्फ 8 मुसलमान थे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 98 अफसरान में से सिर्फ 8 कश्मीरी मुसलमान थे। 1947 के बाद हिंदुस्तान का कश्मीर पर कब्जा हिंदुस्तान नवाज सियासतदानों की दिल्ली से वफादारी का मरहून मिन्नत रहा। ये सियासतदान कश्मीरियों को महदूद खुद मुख्तारी के ख्वाब दिखाते रहे। तारीख के कटहरे में इन अनासिर के मुगालते और हिंदुस्तान का मकर फरेब कैसे बेनकाब हुआ। We the people of Kashmir, our leadership who had aligned with India with great hope and rejected two-nation theory, it seems that we were wrong in choosing India over Pakistan. इसको समझने के लिए शेख अब्दुल्ला की आप बीती के इस इक़्तिबास पर गौर करें। शेख अब्दुल्ला के मुताबिक एक मुलाकात में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसे ये नसीहत की थी। मैं आपके बाप की मानद हूँ और मैंने सियासत में अपने बाल सफ़ेद किए हैं। मेरा तजुर्बा है कि हिंदू पर एतबार नहीं किया जा सकता, कि कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। मैंने ज़िंदगी भर उनको अपनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनका एतमाद हासिल करने में कामयाबी नहीं हो सकी। वक्त आएगा जब आपको मेरी बात याद आएगी और आप अफसोस करेंगे।
शेख अब्दुल्ला के फर्जंद और कश्मीर के साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ख्यालात सुनिए। Was Jinnah right? Or was Sheikh Abdullah right? That we cannot live together. We have to have a separate land. That's what Jinnah said. When Jinnah was even offered by Gandhi his prime ministership, he said, no, you give me the prime ministership, but your majority can throw me out any time. Today they have started thinking on that point also. Was he right? बाप का मुगालता और बेटे का पछतावा ही कश्मीर की सारी तारीख को अपने अंदर समोए हुए है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तारीख ने अपना फैसला सुना दिया है।